अपने पढ़ रहे थे क्या, असंक्रामक रोग। कौन कौन से हो गए, कैंसर हो गया, हृदयाघात हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। अब पढ़ते और आगे वाला रोग है गाउट रोग। गाउट रोग ये होता है जोड़ों का दर्द, है ना। गाउट रोग जोड़ों का दर्द, ठीक है ना। यहाँ पे घुटने में, टखने में, ये कैल्शियम संबंधित है। वैसे महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है ना। जोड़ों का दर्द घुटने वगैरह के अंदर कैल्शियम कमी रहती है इनके अंदर सामान्यतः, ठीक है ना। क्योंकि महिलाएं होती है वो दूध, रेयर चांस है नर और मादा की तुलना करोगे दूध का सेवन, तो मादाएं दूध का सेवन कम ही करती है। ऐसा नहीं, कई ऐसी लड़कियां होती है वो दूध बहुत पीती है ना, ऐसा नहीं। पर नर की तुलना में मादा की दूध कम लेती है, कैल्शियम कमी होती है, इसलिए इनके अंदर ये रोग ज्यादा रहता है। अब गाँव में हमारी एक धारणा है ना, कि जोड़ों का दर्द हो रहा है तो आपको ऐसे डॉक्टर वगैरह के पास चले गए या कोई वेद बूद होते हैं इनके पास चले गए तो कहते हैं तेरे तो दादा गोड्डा में ग्रीस मुक गयो। अब मैं पूछना, ग्रीस तुम गाल रहे हो गोड्डा में? ग्रीस का संबंध किससे? वो तो निर्जीव से है। ग्रीस कोई हमारे शरीर में होगा क्या? ऐसा बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। जोड़ों का दर्द चल होता है अम्लों से होता है, अम्ल ज्यादा खाते हैं ना तब होता है, खट्टे पदार्थों से। तो ये जो होता है ना सिट्रिक अम्ल, आप अगर सिट्रिक अम्ल ज्यादा खाओगे ना, हाँ नींबू, मौसमी, नारंगी, है ना, ये खट्टे पदार्थ ज्यादा लोगे ना, तो ये सिट्रिक अम्ल आपकी बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं ना, जो लिगामेंट टेंडन है, ये ऐसे, है ना, इनके अंदर जमा हो जाता है। जमा होगा जब ये अब घूमेंगे ना, तब इनमें थकावट अनुभव होता है। इस कारण हमें लगता है कि दर्द हो रहा है। तो पेपर में क्या पूछेंगे, सिट्रिक अम्ल की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ऐसे ही पूछेंगे, बस इतना ही है। तो गाउट रोग होता है जोड़ों का दर्द, या फिर आप यूं बोल दो गाउट रोग का संबंध किस अम्ल से? सिट्रिक अम्ल से, है ना, टार्ट्रिक अम्ल से, मैलिक अम्ल से, ऑक्सैलिक अम्ल से, ऐसे नाम आएंगे। तो क्या बोल दो, सिट्रिक अम्ल से। एक और रोग है गठिया। गठिया रोग, गठिया रोग जो होता है बागड़ी में कहते हैं बाव। गठिया नहीं जानते, गठियो बाव है, बागड़ी में बाव कहते हैं। बाव नहीं होता, बाय होता है, बाय, ठीक है, बाय, वो बाय नहीं, बाय, आपने बाव कहते हो, बाय होता है सिताई। तो गठिया रोग बोल दो या बाव बोल दो, पेपर में नहीं आता है, वाय लिख सकते हो इसको आप, वाय, ठीक है, समझाने के लिए बताया मैंने कि अपने बावड़ी बाव बाव कह देते हैं, गठियो बाव है ये कहते। ये क्या होता है, ये मूत्राशय के आसपास के आवरण है, यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल की अधिकता से, यूरिक अम्ल की अधिकता से ये रोग होता है, गठिया रोग। ये थे आपके असंक्रामक रोग 8-10 है। वैसे कुछ और भी है, कुछ असंक्रामक रोग खनिजों के है, जैसे इटाई रोग आ गया, मिनीमाटा रोग आ गया, है ना, ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग आ गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग आ गया, ठीक है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम नीले रंग का बच्चा होता है ना, गूगल पे सर्च करना ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो ये बच्चा दिखाएगा आपको, फोटो दिखाएगा, नीले नीले बच्चे होंगे, नीले नीले कलर की, है ना, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये कुछ खनिजों से होता है, जैसे हमारे शरीर में खनिज है, जैसे कैल्शियम है हमारे अंदर, आयरन भी होता है हमारे अंदर, कॉपर भी है हमारे अंदर, सोडियम भी है, पोटेशियम है, नमक लेते हैं हमारे अंदर, आयोडीन भी है हमारे अंदर, कोबाल्ट भी है हमारे अंदर, सीजियम भी जा रहा है हमारे अंदर, पारा भी जा रहा है ना। ऐसे ये कुछ खनिजों के रोग होते हैं, कुछ कमी से होते हैं, कुछ वृद्धि से होते हैं, वो भी असंक्रामक रोग है। जैसे पथरी है, पथरी कैसा रोग है? असंक्रामक रोग, हेल्थ थोड़ी है। क्योंकि जो पथरी है कहते हैं कि गुर्दम पथरी है, तो वो खांसेगा छींकेगा तो आप पे थोड़ी हो जाएगी, तो ये भी नहीं फैलेगा, पथरी है ना, स्टोन, ये भी एक रोग ही है। अब लोग कहते हैं कि गुर्दम पथरी है, पित्तम पथरी, पथरी यहीं पे होती है क्या? कोई जरूर नहीं है, पथरी बॉडी के किसी भी अंग में हो सकती है, गिट्टा में भी पथरी हो सकता है, कोई मोटी बात को नहीं, पैर में हो सकती है पथरी, गांठ बन जाती है। कारण क्या है? पथरी का मतलब ये नहीं होता कि अंदर ही रहती है, पथरी बनती है कैल्शियम से। कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर हड्डियों वाला जो है ना निकल रहा है, वो रिस्क के बाहर आएगा। जैसे हड्डियां है ना, आवश्यकता से हड्डी, जैसे ये हड्डी की मान लो शेप है, ये कोई फालतू हड्डी इतनी मान लो, फालतू हड्डी को हमारा हार्मोन है ना वो क्या करता है, तोड़ता है इसे। अब हड्डी किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से। पैराथ हार्मोन बताया था, वो तोड़ देता है फालतू हड्डी को, वेस्ट कर देता है, जो वेस्ट है ना उसको तोड़ देता है, बाहर फेंक देता है इसे।
जब उसको तोड़ा तो हड्डी जब टूटेगी तो हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम बाहर निकलेगा। अब वो कैल्शियम तो टूट गया, अब वो कैल्शियम ब्लड में बह रहा है तो कहां चला जाएगा? किडनी के अंदर चला जाएगा। अरे किडनी का काम क्या है? छानने का। मूत्र को बाहर कौन निकालती? किडनी। किडनी में छलनियां छोटी छोटी, ऐसे किडनी बताई थी मैंने आपको, ऐसी ऐसी किडनी के अंदर ऐसे 10 लाख छोटी छोटी छलनियां होती है। हाँ, जिनको कहते हैं नेफ्रोन या वृक्काणु। इनके अंदर आता है ऐसे अपशिष्ट रक्त के साथ। रक्त के साथ आया, किडनी छलनी है, वो छानती है। अब कैल्शियम भी साथ आ गया, उसको भी छान रही है। अब एक छान रही है तो कैल्शियम छन करके अगर मूत्र के अंदर आ गया तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा अपशिष्ट के रूप में। छानते समय अगर कुछ कैल्शियम आपकी किडनी के अंदर इकट्ठा होने लग जाए वहां पर, तो कैल्शियम की गांठ बन जाती है ऐसे, है ना। उसको नाम देते हैं, एक पत्थर सा बन जाता है, उसको कहते हैं कि किडनी के अंदर पथरी है। ठीक है, स्टोन है वो पथरी। किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट हो जाता है उसको, कैल्शियम से बन के, उसको कहते हैं पथरी। पेपर में पूछ लेते हैं पथरी किससे निर्मित होती है, तो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट, एक लवण होता है हमारा, उससे बनती है। तो लिखो आगे वाला रोग। पत्थर नहीं होता, पथरी। तो पत्थर क्या होता है? पथरी होती है छोटा सा पत्थर, छोटा पत्थर उसको पथरी कहते हैं। 1 किलो पथरी देखी 5 किलो क्या होगा? 15 किलो पथरी है गुड्डा मां, ऐसे कहते हो यार? नहीं, तो वो पत्थर हो जाता है बड़ा। छोटा पत्थर थोड़ी, छोटा पत्थरी बोलते हैं। कैल्शियम की अधिकता। पथरी किससे मिलकर बनती है? बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाए तो पथरी हो जाती है। कौन सी, क्या बनता है पथरी? पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट, एक आपका लवण होता है। ये फिर पूछते हैं पथरी किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट से, इससे मिलकर बनती है पथरी। ये भी एक रोग है, संक्रामक रोग है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। पथरी का संबंध कैल्शियम से है, बनती किससे है? कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती है पथरी। और वो तरल है आपकी बॉडी के अंदर, लस्सी का गांठें होती है। एक रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, एक लस्सी का परिसंचरण तंत्र होता है, वो अलग है। जैसे कई बार आपके फोड़ा वगैरह तो गांठ बन जाती है, फिर आप उसको फोड़ते हुए से टूट गई तो रस्सी से निकलती है अंदर से, कई बार हो जाता है ना, वो लस्सी का से बनता है ये काम। ये इसका नहीं है, इसका कोई लेना नहीं से। दसोली पेपर में नाम आएगा नहीं, पहली बात है, टेंशन मत लो। टफ कर दूं? इधर देखो, तय विमान ज्ञानी है तो गा पढ़ने नहीं करने। इधर देख, अब रोग है आगे, पारा धातु अगर ज्यादा हो जाए आपकी बॉडी में। कौन धातु? पारा, मरकरी, हाइग्रेशन। पारा धातु की आपकी बॉडी में अधिकता हो जाए तो रोग होता है मीना माटा। आया हुआ है पेपर में, बहुत बार पूछा गया मीना माटा रोग, 4 से 5 बार आगे इन सालों में। क्या पूछेंगे? किस पोषक तत्व की अधिकता से मीना माटा रोग होता है? पारा। मीना माटा, आप सोचो कोई नाम है कि मीना माटा? ये कौन सा नाम? मीना माटा नाम नहीं, जगह है ना। मीना माटा क्या है? जापान के अंदर है ना एक झील, एक जलाशय है, उसका नाम है मीना माटा। जलाशय का नाम मीना माटा है उस जापान के अंदर। जलाशय है तो नॉर्मल सी बात है, वहां मछलियां भी होगी फिर, ठीक है, मछलियां होगी। और उस जलाशय का जो पानी है ना, उस पानी के अंदर पारा धातु की मात्रा ज्यादा है। जैसे हमारे पानी के अंदर सोरा ज्यादा है ना। ट्यूबवेल वाला पानी कहीं तो इतना सोरा ज्यादा होता है कि सेवन नहीं कर सकते, कड़वा होता है, खारो। कुओं खोदियो पानी खारो निकलियो, कह पानी तो है खारो है, कह करा तो वहां क्या है? सोरा है, नाइट्रे है, अम्लों की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे वो मीना माटा जो जापान का एक जलाशय है, उसके अंदर पारा धातु की अधिकता है, उसके अंदर मछलियां हैं। अब सिंपल सी बात है, मछलियां हैं तो वो उस पानी के अंदर पल रही है, तो मछलियों में भी पारा ज्यादा ही होगा। जैसे किसी का हमारी बॉडी में कैसे आयरन कम होता है, खून की कमी आ जाती है, किसी में आयरन ज्यादा होता है ना, कि खून की बहुत है इस खून, इसमें तो 13 यूनिट है, 14 यूनिट है, ऐसे बोल देती हो। तो हमारे अंदर जैसे आयरन कम होता है, आयरन ज्यादा होता है, कैल्शियम कम है तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ऐसे वो मछलियां उस पानी में, सिंपल सी बात है, पानी में पारा ज्यादा है तो मछलियों के अंदर पारा तो हो गई होगा। अब वो लोग, वहां के लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में मछलियों का सेवन करते हैं, मछलियों को निकालते हैं। अब वहां से वो मछलियां लोग ले जाने लगे निकाल निकाल के, तो हुआ क्या कि उन लोगों के इससे संबंधित है मीना माटा रोग होता है मस्तिष्क का, ये दिमाग पर प्रभाव डालता है। तो उनके मस्तिष्क है ना, इस पर प्रभाव पड़ने लगे बहुत सारे, कि सोचने की क्षमता घट गई, किसी के दिमाग में कुछ हो रहा है, अलग अलग क्रियाएं चल रही है। तो लोग जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला, ये साल 2, 3, 4 साल तक, तो वहां पर लोगों को समस्या होने लगी सबको। फिर पूछने लगे कि मीना माटा की मछलियां खाता है इसलिए ऐसा हो गया, ये इसको रोग हो गया। तो ये मीना माटा की मछलियां खाता है, नाम पड़ गया, रोग का नाम ही जलाशय के नाम से क्या रख दिया? मीना माटा रोग। ये पारा से होता है, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, कैडमियम धातु।
की अधिकता से। कैडमियम धातु की आप में अधिकता हो जाए, रोग होता है इटाई इटाई। ये त्वचा का है, इटाई इटाई पढ़ लेते। एक और पढ़ लेते हैं, आयरन की कमी तो खून की कमी। आयरन की अब यहां अधिकता नहीं, यहां कमी होती है। आयरन की कमी से आपकी बॉडी में खून की कमी आती है तो रोग हो जाता है एनीमिया रोग। इटाई इटाई, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो गया। आपकी बॉडी में कॉपर की अधिकता हो जाए तो लीवर पे प्रभाव पड़ेगा, तो विल्सन रोग हो जाएगा, विल्सन रोग। हाँ, विल्सन लीवर में होता है। धातु पोषक तत्वों की अधिकता से यकृत में कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग हो जाता है। विल्सन है, विल्सन, गिल्सन नहीं। C4 कॉपर, C4 नहीं, Cu, ठीक है। यू लिख लो ऐसे करके, बड़ा यू नहीं लगा सकते क्योंकि बड़ा अगर पहला वर्ड भी बड़ा और सेकंड भी बड़ा हो ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों कैपिटल हो तो वो गैस को इंगित करता है। दांत में जितनी होती है ऐसे लिखी जाती है, फेरस, कॉपर, पारा, है ना, जिंक, ऐसे लिखते हैं। धातु में फर्स्ट कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, तो सिंबल से पता चल जाता है कि ये धातु है। ये बड़ा लिखा हुआ तो फिक्स हो जाता है गैस है। जितनी गैस से लिखते हो आप, गैस से सारी ऐसे पढ़ते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे पढ़ते हो। तो सारे बड़े होते हैं, ये गैस है। धातु में एक कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। और क्या है? विल्सन रोग। और सीजियम की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नहीं ब्लैक फुट, पैर काले होते हैं, देखा होगा। हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ तो कई पूरा ही काला हुआ बंग को इलाज सुनिए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तापमान ज्यादा होता है ना वहां के लोग, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोग काले होते हैं, जो वर्णक काम करता है। जहां ठंडक ज्यादा है, बर्फबारी होती है, वहां के लोग गोरे होते हैं। हाँ, CS सीजियम। ब्लैक फुट सिंड्रोम, काले पैर हो जाते हैं, काले। ये कुछ रोग याद रखना है तो बहुत, पर आपको ज्यादा नहीं पढ़नी, आपके लेवल पे लगभग ये नॉर्मल जो मेन है ना, जहां से बनने के चांस रहते हैं, ये 3 मेन है वैसे। मीनामाटा हो गया, रिकेटाई इटाई हो गया। ये थे आपके है संक्रामक रोग। इनमें से कोई भी रोग एक दूसरे से फैलता नहीं। किसी में खून की कमी तो फैल जाएगा क्या? नहीं फैलेगा। ब्लैक फुट नहीं फैलेगा, इटाई इटाई नहीं फैलेगा, मीनामाटा भी नहीं फैलेगा। जिसमें है उसी में प्रभाव पड़ेगा। अब पढ़ते हैं अपने संक्रामक हो गए खत्म हमारे। अब पढ़ते हैं 3 नंबर, आनुवांशिक रोग पढ़ते हैं। आनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिक डिजीज, मतलब जीन से होते हैं, जीन से पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, दादा से पिताजी में, पिताजी से बेटे में, फिर पोते में चलता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई थी इसकी पहले कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं वो होते हैं आनुवंशिक। उदाहरण के लिए सबसे पहला पढ़ लेते हैं आनुवंशिक रोग, वर्णांत या फिर कलर ब्लाइंडनेस या रंगों की अंधता। वर्ण का मतलब होता है रंग। ये वर्णांत रोग है ना, आनुवंशिक रोग है। क्या कैसे रोग है? रंग पढ़े होंगे आपने, कलर होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, कोई द्वितीय रंग होते हैं ना, तृतीयक रंग होते हैं। ऐसे प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा ना, उसको लाल और हरा रंग में विभेद नहीं होता। इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, वर्णांता क्या है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को
सामान्यतः दो ही रंगों में दिखता है सामान्यतः। कृषित व्यक्ति लिखा है मैंने, यहां पे मनुष्य नहीं लिखा है, तो समझ जाओ कि सिर्फ ये व्यक्तियों को होता है, महिलाओं के नहीं होता। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, कंडीशन बनती है कि दोनों जीन अगर प्रभावित हो जाए तो महिला में हो सकता है। बाकी वर्णांतर रोग में रोगी पूछती पेपर में, वर्णांतर रोग में रोगी कौन होता है? नर। रोग फैलाने का कार्य मादा। वर्णांतर रोग में मादाएं तो रोग फैलाती है निषेचन के माध्यम से, या नर उस रोग में हो जाते हैं रोगी। नर रोगी, भुगत भोगी, भोगी नर ही है, वो तो शुरू कोई भोगी है बाबड़ो, है ना। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरा, लाल तथा हरा रंग में विभेद नहीं होता है। विभेद समझते हो? अलग अलग। वो लाल और हरा को अलग अलग नहीं कर पाता। लाल तथा हरा रंग में विभेद नहीं होता है। विभेद का मतलब वो अलग अलग नहीं देख पाता है। लाल दिखाओगे तो समझ नहीं आएगा कि लाल है क्या, हरा दिखाओगे समझ नहीं आएगा हरा है क्या, है ना। क्यों? विभेद नहीं होता है। उसको लाल रंग दिखेगा हरा, पर हरा दिखाई देगा लाल, उल्टा हो जाता है। लाल रंग में विभेद नहीं होता है तो रंगों में भेद नहीं हो रहा, इसलिए रंगों की अंधता है। तो वर्णांता कह लो, वर्ण मतलब रंग, अंधता। तो क्या होता है फिर? वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति को, क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार एलडीसी में, वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग हरा तथा हरा रंग लाल दिखाई देता है। हरा रंग लाल दिखाई देता है। हरा रंग लाल दिखाई देता है। तो पेपर में क्या पूछेंगे? वर्णांतर रोग में मनुष्य को किन रंगों में भेद नहीं होता? पहली बात, लाल हरा नीला होते हैं प्राथमिक रंग। तो पहला तो उत्तर होगा प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, ऐसे नाम आएगा मिश्रित। तो आप क्या बोले? प्राथमिक रंग। कौन से प्राथमिक? वर्णांतर रोग में मनुष्य को किन रंगों में भी भेद नहीं होता? 4 रंग डाल देंगे, लाल नीला, लाल हरा, हरा पीला, बैंगनी नीला, ऐसे नाम डाल देंगे तो उत्तर क्या होगा? लाल और हरा। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन यूं पूछे कि वर्णांतर रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरा रंग क्रम से कैसे दिखाई देते हैं, वो पूछ रहा है लाल और हरा क्रम से कैसे दिखते हैं, तो हरा और लाल। वो पूछता है हरा और लाल कैसे दिखते हैं, तो लाल और हरा। उल्टा करना है। लाल हरा पूछे तो आपको बोलना हरा लाल, वो हरा लाल पूछे तो आपको बोलना लाल हरा, उल्टा कर देना है। अब आप सोच रहे हो उसको लाल रंग दिखता है हरा, तो हरा दिखता है लाल। जब उसको लाल दिखाए, उसको हरा दिख रहा है, वो सोच ले ना ना मेरे को तो वर्णांता है, ये हरा नहीं है, ये तो लाल है। सोच भी सकता है ना। तो उसको लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। आपको पता होगा कि अगर आपको वर्णांतर रोग है तो आपको पता चल जाएगा मुझे ये रोग है। अब आपको लाल जब दिखाएंगे तो आपको दिखेगा हरा, तो आप हरे को देखकर बोलोगे ना ये तो लाल है। फिर आपको अगर लाल दिखाई तो बोलोगे ना ये तो हरा है, ऐसे बोलोगे। ऐसा नहीं है। उसकी समस्या होती है आंख के अंदर है ना, रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, लाखों हैं ऐसे जाल। उनको कहते हैं शंकु और सलाखाएं, वो ऐसे गति करते हैं। जब शंकु सलाखों में से गति चल रही है ना, तो ये अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। उनके शंकु सलाखों में गति हो जाती है अनियमित, तो उसको लाल दिखाओगे तो हरे को भूल जाएगा, हरा दिखाओगे तो लाल को भूल जाएगा। इस ना तो उसको लाल दिखेगा स्पष्ट, ना दिखेगा हरा, उल्टे दिखते हैं। क्या आप देख भी सकते हो? ये रोग देखने का, ये जो फेसबुक का संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग है, चुकचुंदर के है, वो जो भी है वो, है ना, आप उसको वर्णांतर हो गए। आपने कभी नोटिस किया कि फेसबुक का लोगो ब्लू कलर का क्यों है, नीले रंग का क्यों है? बनाने को फेसबुक का लोगो है लाल रंग का बना सकता था। ये खतरे का निशान है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, दूर रहो इससे। बनाने को वो हरा बना सकता था लोगो कि ढंग से अगर फेसबुक चल पड़ी जिंदगी में रैली आ जाएगी, ये भी हो सकता था। नीला कौन सा रंग है? ना तो इसका प्रकीर्णन है, ना ही विक्षेपण है, ना ही तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, ना ही कम है, बीच में आ गया। नीला क्यों बनाया? दिखे भी ना आपने को, नहीं वापड़न बनाओगे तो कल को उसको खुद को फेसबुक चलानी पड़े। तो उसने इसलिए लाल और हरे को नहीं चुना। रंग होते हैं ना, सफेद आता है कि शांति का प्रतीक है, हरा है हरियाली का प्रतीक है, लाल है खतरा है, डेंजर क्रॉस लगा होता है ना। ये नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? इसको पता था, इसलिए उसने नहीं बनाया। तो जितने हैं ना, हर चीज का एक रीजन होता है। एप्पल देख लो, कंपनी है ना, फोन कितना लाख लाख रुपया का फोन है ना, एप्पल लेके आते हो, लोगो देख लो,
आधो खरडो सेब। तो सोचा है कि ऐसा ही लोग क्यों हैं, कारण है हर चीज का। इनकी थ्योरी पढ़ना हर चीज का रीजन होता है। ये जब कंपनी बनाई था, मोबाइल जब लॉन्च कर रहे थे, बढ़िया बना लिया कि इसमें सारी फैकल्टी है, सब टोटल A to Z, किस नाम से इसको लॉन्च करें। तो बैठे थे, तो इसका भी संस्थापक का नाम तो मेरे अभी याद नहीं, वो तो बैठे थे तो उसे नाम क्या लॉन्च करें। तो बैठे बैठे उनका मैनेजर था, पता नहीं कौन था, इनका चेयरमैन था इसकी, वो बैठे बैठे सेब खा रहा था, उसने से उछाला, पहले सोच रहे थे किस नाम से लॉन्च करें, उसने कहा फिक्स हो गया, एप्पल नाम रखेंगे। ये थ्योरी है, गूगल पे पढ़ लेना भाई आप जाके, हर चीज का एक रीजन होता है। तो ये है वर्णांता। तो क्या पूछेंगे वर्णांता रोग में रोगी कौन होता है, वो है बोलो नर। वर्णांता रोग मनुष्य को किन रंगों में भेद नहीं होता, और लाल और हरा किससे दिखते हैं। नीचे लिख लो, वर्णांता रोग में रोगी उत्तर है नर, रोग के वाहक का कार्य है तो मादा। तो वर्णांता रोग में जो रोगी है वो तो नर होते हैं, जो उनकी मादाएं हैं वो रोग आगे चेपने का काम करती है। ठीक है, तो लिखो वर्णांता रोग में रोगी उत्तर है नर। वर्णांता रोग के वाहक, वाहक समझते हो, फैलाना आगे भेजना, वाहक का कार्य कौन करता है, मादा। वर्णांता में रोगी उत्तर है नर, रोग के वाहक का कार्य उत्तर है मादा। ये था पहला आपका अनुवांशिक रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। दूसरा है आपका सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको रोग पढ़ाए थे, एक तो एनीमिया, एक होता है परनीशियस एनीमिया, तीसरा होता है ये एनीमिया। तीन टाइप के वैसे, सिकल सेल एनीमिया, एक एनीमिया, एक परनीशियस एनीमिया, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया। क्या है, खून की कमी। परनीशियस एनीमिया भयंकर खून की कमी, घातक खून की कमी, इतनी खून की कमी की इस कंडीशन में या तो जो गर्भवती महिला है वो मर जाएगी, या पैदा होने वाला बच्चा मर जाएगा, है ना, उसको कहते हैं परनीशियस। सिकल सेल एनीमिया रोग होता है वैसे आपके आरबीसी है ना, वो उसकी संरचना होती है ऐसी, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आरबीसी की संरचना इसकी। इस रोग में क्या होता है, आरबीसी है ना, ये ऐसे हंसिया के जैसी बन जाती है, ऐसी हंसिया, हंसिया के आकार की हो जाती है। हंसिया मतलब दांती, दांतली, हंसिया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, कोई दांतली कहते हैं, कोई दांती कहते हैं, कोई द्रांति कह देते हैं, हिंदी में हंसिया कहते हैं। कात, कात तो वो कैंची हुए, भागने को बंद हो यार, तो क्या बुलावा किया तो मैंने हैं, हाँ दांती हो गया इसका, तुम दांतली कह ले, तेरी मर्जी है, मैं कहता रोकूं। इस रोग में क्या होता है, हंसिया आकार की, हिंदी में हंसिया कहते हैं ना। पेपर पूछते किस रोग में आरबीसी की आकृति हंसिया आकार की हो जाती है, सिकल सेल। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता घट जाएगी, खून से संबंधित अनेक सारे रोग पैदा हो सकते हैं, और रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, तो इसलिए अनुवांशिक रोग है। तो इसमें एक लाइन ध्यान रखना, इस रोग में आरबीसी की आकृति हंसिया आकार की हो जाती है। किस रोग में आरबीसी की आकृति हंसिया आकार की हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का संबंध किससे है, आरबीसी से। क्या पूछेंगे, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की आकृति कैसी होती है, उत्तर होगा हंसिया आकार की। श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो गई। और 3 नंबर वो है हेमोफीलिया, टीबी का अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया, हिंदी में आप इसे नाम दोगे शाही रोग। शाही रोग, शाही रोग का मतलब ये नहीं है कि अमीर लोगों को होता है, गरीबान को नहीं हुए, ऐसा नहीं है। हेमोफीलिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग की उत्पत्ति है वो ब्रिटेन की विक्टोरिया फैमिली मानी जाती है। वो लोग वीआईपी है, पिछड़ा आदमी है भी, है ना, विक्टोरिया फैमिली पिछड़ है, तो भाई शाही है, तो उनसे रोग उत्पन्न हुआ था, उसकी फैमिली से उत्पन्न हुआ ये रोग वहां से, इसलिए इस रोग का नाम क्या है, शाही रोग। पेपर में पूछ किस रोग को शाही रोग कहते हैं, हेमोफीलिया कहते हैं। ये क्या समस्या होती है, हेमोफीलिया रोग है ना, वो ऐसा रोग होता है जिसमें अगर रोगी को चोट लग गई ना तो उसका खून बहता ही रहेगा, थक्का नहीं बनेगा, क्लोट नहीं बनेगा, खरुट को नहीं आओ बंग, तो खतरनाक रोग है ये। अगर ये रोग है किसी को चोट लगी, खून बहता रहेगा, 4 से 5 मिनट सारा खून बह जाएगा, मर जाएगा बंदा। तो हेमोफीलिया रोग जिनको होता है ना,
बहुत कम है वैसे देखने को मिलता है। जिसको जो लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, टूर करते हैं, इधर घूमते हैं, भ्रमण वाला काम करते हैं, बाइक गाड़ी, तो एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। ऐसे लोग अपनी गाड़ी में बाइक में सिरप रखते हैं, सोडियम सिट्रेट का एक आता है, साथ रखते हैं। जब भी चोट लगी कहीं, मान लो हाथ पे किसी जगह पे चोट लगी, तो वो निकाल के ऐसे किया, हाथ को हवा में किया, तो मंग रेडीमेड खरूंट बने। कृत्रिम रक्त का थक्का बनाते हैं, खुद नहीं बनता, रेडीमेड बनता है। रेडीमेड सब कुछ आता है आजकल, तो रेडीमेड खरूंट भी आता है, वो ये इसमें आता है। इधर देखो, हेमोफीलिया, इस रोग में रोगी को चोट के दौरान, आया वो प्रश्न, ये भी पेपर में बढ़िया प्रश्न है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। पूछेंगे किस रोग में रोगी को चोट के दौरान रक्त का थक्का नहीं बनता है? हेमोफीलिया में। ये चीज है, ठीक, ये था हीमोफीलिया। एक और पढ़ लो, बाकी जेनेटिक डिजीज में गुणसूत्र में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल रोग, सुपर मेल खतरनाक आदमी खतरनाक लुगाई होते हैं, किन्नर, है ना, ये सब वो सिंड्रोम रोग में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको जीन सीखना पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं विराम देंगे एक बार। एक और पढ़ लो, डायबिटीज, डायबिटीज है ना, वो तो है संक्रामक रोग है, वो डायबिटीज टाइप फर्स्ट है। डायबिटीज टाइप 2 जो होता है ना, मेलासाइन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। ऐसी शुगर, आपकी नानी को शुगर है तो आपकी मम्मी को भी हो सकती है, तो वो शुगर अनुवांशिक शुगर है। पेपर में पूछ लेते हैं कौन सा एक डायबिटीज निम्न में से संक्रामक रोग है, सॉरी असंक्रामक रोग है, तो डायबिटीज टाइप फर्स्ट। कौन सा डायबिटीज या मधुमेह रोग अनुवांशिक है, तो डायबिटीज टाइप 2 लिखा होगा, उसको टिक करना है, इसलिए बताया मैंने, और कोई खास बात नहीं है। होती है भी शुगर है, होती है वो भी शुगर है, पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, वो नहीं फैलता। मेलासाइन कहते हैं इसको। नहीं, अनुवांशिक को संक्रामक नहीं कह सकते, क्योंकि रोग एक अर्जित होते हैं, एक उपार्जित होते हैं। तो अनुवांशिक अलग है, संक्रामक अपना अलग है, असंक्रामक ऐसे नहीं कह सकते कि फैलता है। तो अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब, जेनेटिक का मतलब ही क्या है, जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, जीन लेकर जाते हैं। आपके नानी के जीन है वो आपकी मम्मी के अंदर ट्रांसफर होंगे, है ना, आपके दादा के जीन आपके पापा में ट्रांसफर होंगे, तो वो जीन के साथ, गुणसूत्र के साथ ही आता रोगी। जैसे निषेचन हुआ, ये डायबिटीज टाइप 2 है, तो मान लो वो वेट ही कर रहा है गुणसूत्र के साथ कि ते चल के मैं ही आऊं, आज चले, वो साथ चले जाते हैं। ये क्या होता है, लिख लेना, यह है डायबिटीज, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। देखा ऐसा चांस कि आपकी नानी को शुगर है तो आपकी मम्मी को, कोई परिवार में ऐसा रिलेटिव है कि जो उनके पूर्वजों को शुगर होगी तो उनको भी देखने को मिल जाएगी, मिल जाएंगे ऐसे। यह डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। ये था आपका टॉपिक पैथोलॉजी। होता तो और भी है, रोग बहुत पड़े हैं अभी तो, पर इससे गहराई से आपसे पूछेंगे नहीं। तो पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान, रोग विज्ञान पढ़ रहे थे, खत्म हो गई, संक्रामक असंक्रामक अनुवांशिक। अब कुछ और बच गए रोग, वो पढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक के अंदर। जेनेटिक्स पढ़ेंगे अनुवांशिक की, तो नया टॉपिक हेडिंग डालो जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिक। पढ़ी होगी अनुवांशिक की आपने, मेंडल वाले मटर वाले प्रयोग पढ़ते थे, जीन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, कहते हैं डीएनए की जांच करवा लो, सब इसी में आता है। अनुवांशिक की इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक। जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, इसमें एक आपको चीज लिखी हुई दिख रही है, जीन है। तो अनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसलिए नाम पड़ा इसका जेनेटिक्स।
और सबसे पहली बात, आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जीन से हुई है। इंग्लिश में इसको जीन कहते हैं, इसको फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर, मेंडल ने जब मटर पर काम किया तो इसको मेंडल ने इसको कारक नाम दिया, हिंदी में इसको कारक कहते हैं। तो इसी को ही जीन कहते हैं, इसी को ही फैक्टर कहते हैं, इसी को ही कारक कहते हैं। कहना कारक बोलो, जीन बोलो, फैक्टर बोलो, एक ही बात है। क्या खास बातें? जीन तो शब्द दिया था जोहानसन ने, यार जीन को कारक बोला मेंडल ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि जीन शब्द किसने दिया था, कारक शब्द किसने दिया था, ऐसे आ जाता है। तो जीन शब्द, इस टॉपिक में कम से कम 22-23 वैज्ञानिक आएंगे एक टॉपिक में, अकेले में। इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है तो मोस्ट 99% चांस बनता है कि वैज्ञानिक के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जैसे डीएनए के द्विकुंडित घुंडी संरचना मॉडल किसने दिया? तो आप बोलो वाटसन और क्रिक ने। आरएनए किसने दिया? तो रॉबिसन और ब्राउन ने। आरएनए सबसे पहले देखा किसने था? तो आप बोलोगे इक्वस पोलार्ड ने। जीन किसने बोला? जोहानसन ने। आनुवंशिक जनक या पिता कौन है? मेंडल है। आधुनिक आनुवंशिक जनक या पिता कौन है? बेटसन है, स्पेंसर है, फ्रैंकलिन है। ऐसे बहुत वैज्ञानिक है इसके अंदर, तो वो याद करने पड़ेंगे आपको सारे। जीन शब्द किसने दिया? जैसे जीन, जैसे जोहानसन, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया जीन शब्द। जीन को कारक किसने कहा? तो जीन को हिंदी में कारक कहते हैं, आनुवंशिकी में इसको कारक पढ़ेंगे मेंडल वाले काम में। तो जीन को कारक नाम दिया था मेंडल ने। मेंडल है ना। ये छोटे छोटे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। अब और क्या है? और है कि जीन का अर्थ क्या है? जीन का अर्थ होता है वृद्धि करना। ये पेपर में पिछली बार आया वो क्वेश्चन है, ये भी एलडीसी में आया था कि जीन शब्द का अर्थ क्या है। नीचे लिखा हुआ था वृद्धि करना। सही है। किसकी वृद्धि करना? पढ़ लेते हैं अभी। वृद्धि करना, जीन का अर्थ है वृद्धि करना। अब देखो, हमारे दो जगत चल रही हैं। एक जंतु जगत है, पादप वाला तो हम पढ़ेंगे मटर, मेंडल के प्रयोग। जंतु वाले में हम पढ़ेंगे डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र ये पढ़ेंगे। हमारे अंदर डीएनए भी, आरएनए भी है, जीन भी है, गुणसूत्र भी है। अब ये जो जंतु वाला काम है ना, ये काम बताया था एक बंदे ने जिसका नाम था बेटसन, वैज्ञानिक है। ये 1905 में आया था। पादप वाला काम बताया था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। कब बताया? 1857 से 1863। 7 साल बंदे ने मत्थामारी की थी, तब जाके आज हाइब्रिड आए। आज कहते हैं ना हाइब्रिड, हाइब्रिड को हिंदी में कहते हैं संकर प्रजाति। आप कहते हो नरमा कौन सा है? बेटी है। क्या है? हाइब्रिड है। गुआर किसो बिजड़ है, मार तो हाइब्रिड है। सरसों भाई हाइब्रिड है। अलग अलग आ रही प्रजाति। पहले होते थे क्या? देसी नरमा होता था सीधा, कपास निकाला, बिंदोड़ा राख के अंदर रगड़ रुगड़ के ले जाता सीधो ही, ठीक है ना। किलो किलो 2-2 5-5 किलो ठोकता सीधो ही बीज, और डाट करते यान तो नरमो। यहाँ आजकल कितना आता है? 700 ग्राम होगा बेटी चली मां भी, एक भी कोई बीजिए, है ना। हाइब्रिड है ये, मेंडल की देन है। हाइब्रिड को कहते हैं संकर प्रजाति। हर जगह हाइब्रिड आ रहे हैं। पादपों में तो आ रहे हैं, जंतुओं में भी हाइब्रिड आ रहे हैं। कुत्ते हैं, वो बुल्ली है, वो जर्मन शेप्ट है, वो पिटबुल है, वो हाइब्रिड ही है। पहले होते थे क्या? देसी कुत्ते होते थे, है ना। हाइब्रिड क्या था? 2 अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर के ना एक संकर प्रजाति निकाली जाती है, उसको हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कोई मान लो ये जर्मन शेप्ट मान लो कुतिया है, देसी कुत्ता है, अगर उनका निषेचन हो जाए ना तो एक अलग ही प्रकार की प्रजाति आती है। कई बार नहीं देखते कि मिक्सअप होता है, कई का कान लटकता हुआ है, कोई बिया लंबो है, कई ऊंचे होते हैं, मुंह तो लंबो सिलारू पतलो है, अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। ये क्या हाइब्रिड है? पहले घोड़ा होता था, गधा होता था, बस, है ना। जब घोड़ी का फर्टिलाइजेशन करवाया गया ना गधे के साथ,
तो एक नई प्रजाति आ गई तीसरी, खच्चर। पहले खच्चर नहीं होते थे। खच्चर क्या है? खच्चर हाइब्रिड है। हंसो मत प्राणियों, हाइब्रिड है, समझो चीजों को, यही आएगा इस टॉपिक में। खच्चर हाइब्रिड है, चेक कर सकते हो आप। हाइब्रिड में दोनों गुण होंगे, नहीं होंगे क्या? इधर देखो, घोड़े के अंदर गुण क्या होता है बताओ? दौड़ने का। गधे में गुण होता है बोझा ढोने का। गधा कितना बोझा ढोता है देख लो मार्केट में। गधा होता है कितना बोझा ढोता है, घोड़ा इतना वजन नहीं ढो सकता। तो घोड़े के अंदर गुण है दौड़ने का, गधे के अंदर गुण होता है बोझा ढोने का। खच्चर के अंदर दोनों ही गुण है, दौड़ने का भी है, बोझा ढोने का भी है, नहीं है क्या? तो खच्चर क्या है? हाइब्रिड है, समझ गए ना? एक इससे आते हैं हाइब्रिड, इससे आते हैं जेनेटिक्स, है ना? अब इधर देखो, अब ये देखो, एक बंदा बैटसन नाम का है। ये बैटसन क्या है? 1905 में आया है, मेंडल आया 1857 में। बताओ दोनों में से नया काम किसका है? दोनों में नया काम किसका है? इसका है, वो तो पुराना है। नए काम को कहते हैं मॉडर्न, या फिर कहते हैं आधुनिक। तो बैटसन वाले को तो बोलेंगे आप मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि ये आधुनिक अनुवांशिकी बोलोगे, नया काम है। मेंडल वाले को सिर्फ अनुवांशिकी कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी के जनक या पिता कौन है, तो बोलते हो मेंडल। अगर आया आधुनिक अनुवांशिकी के जनक या पिता कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलता है, तो बैटसन। समझ आया कैसे बांटना है? दो, एक तरफ जंतु पढ़ेंगे, एक तरफ पादप पढ़ेंगे। तो दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। इनका इतिहास बताता हूं आपको, फिर समझ में आएगा। अब देखो, बड़े टॉपिक है ये। टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। बायोलॉजी में सबसे जबरदस्त टॉपिक यही लगता है। दिल के करीब तो बहुत कुछ है, सब कुछ दिखा दूं आपको, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे विश्वास बहुत है तो मैं बोल दूंगा दिखा घटा है। कैसे कहते हैं लोग, कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो है नहीं भाई, इज्जत बहुत है, बिन के घटा दिखाई। पैसा है घटा है, इज्जत घटा है। कहीं मांग रहे 1000 रुपया दी, फोन कौन सा क्या लो, इज्जत घटा है। ये कोई दिखाई थोड़ी जाती है, इज्जत है, विश्वास है, ये दिखने वाली चीजें क्या? इज्जत पैसे से ही होती है, ऐसा नहीं होती। ये वहम है तुम लोगों का। या पैसे से होगी या आपके कर्म से होगी। गरीब आदमी कोई रिश्तेदार भी नहीं होता। ये बात करो, पैसा की इज्जत की बात करो, रिश्तेदारी को नहीं। गरीब आदमी रिश्तेदार को नहीं होगा, ध्यान रखिए। कौन सा रिश्तेदारी में कोई आधुनिक, और आप नौकरी लग जाए सारा रिश्तेदार फोन करेगा, राम राम भाजी तगड़ा हो गई, जी जी करेगा। और अगर आप बेरोजगार हो, कुछ भी नहीं आपके पास, तो फोन आता है कि पैसा मांग लो, काट बाढ़ सकता ही नहीं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक या पिता, तो आधुनिक नाम आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलो तो वो है बैटसन 1905। साथ में सन भी लिखना है, 1905। अनुवांशिकी शब्द भी इजी नहीं दिया था। एक चीज बताता हूं आपको, एक है अनुवांशिकी के जनक या पिता। अनुवांशिकी के जनक या पिता, जनक या पिता बार बार नाम आता है भाइयों में, तुम्हें बताया। जो किसी काम की शुरुआत करता है, नींव रखता है ना, वही उसका फादर होता है। जैसे आपके जनक या पिता, आपकी नींव किसने रखी? आपके मम्मी पापा ने, तो आपके जनक है, पिता है आपकी। अनुवांशिकी के जनक या पिता वो है मेंडल। पूरा नाम तो सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1857 से 1863, कितने साल हो गए? 7। पेपर में क्वेश्चन आएगा अनुवांशिकी पर मेंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का था, ये क्वेश्चन आया था। 7 साल बंदे ने माथा मारी की थी। क्यों है 6? ढंग से जोड़ो। 57, 58, 59, 60, 4, 61, 62, 63, 4 और 3, 7। गिनती कमजोर रहेगा। एक देखो, अब काम शुरू कैसे हुआ, इस टॉपिक को आप अलग अलग किताबों में देखोगे ना। किसी पहले आपके वाले टाइम में जब आपने 10th की है, आपके 10th कब की हुई है? अब क्या 2013 से जो किताबें आती है ना, पुरानी किताबों में इस टॉपिक का नाम होता था अनुवांशिकता। कई किताबों में लिखा अनुवांशिकता, कईयों में लिखा हुआ अनुवांशिकी, और कई में नाम आता है वंशागत तथा विभिन्नताएं। एक ही है सारे। आप सोचते हो कोई अलग टॉपिक आ गया क्या वंशागत? नहीं, एक ही चीज है। कैसे? अनुवांशिकी शब्द दिया था बैटसन ने। पहले इसको अनुवांशिकता कहते थे, मेंडल वाले टाइम कहते अनुवांशिकता। इसको अनुवांशिकी शब्द भी किसने दिया? इसने दिया, ध्यान रखना। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? ये भी बैटसन ही है। हाँ, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बैटसन ने। हुआ क्या, कैसे काम है ये सारा देखो। ये उतार लिया,
इधर ध्यान दो। पहले बात करेंगे अनुवांशिकी शब्द का अर्थ क्या है। अनुवांशिकी शब्द का अर्थ होता है वंशागति तथा विभिन्नताएं। वंशागति और विभिन्नताओं को कहते हैं अनुवांशिकता। तो चाहे बोलो वंशागति और विभिन्नताएं, वंशागति यानी हेरिडिटी होती क्या, पढ़ेंगे आराम से। वंशागति और विभिन्नताएं, तो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि अनुवांशिकी शब्द का अर्थ क्या है। जीन शब्द का अर्थ क्या है, वृद्धि करना है। ऐसे अनुवांशिकी खुद का अर्थ क्या है। अनुवांशिकी शब्द जो है, जेनेटिक शब्द का अर्थ क्या है। अनुवांशिकी शब्द का अर्थ होता है वंशागति तथा विभिन्नताएं। अब आप सोच रहे हो ये क्या चीज है, बिल्कुल है, अभी पढ़ते हैं। वंशागति इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। वंशागति तोड़ के देखो, शब्द का संधि विच्छेद करो। वंश की गति, वंश की गति हो रही है। आपके दादा दादी ने निषेचन किया तो आपके वंश की गति हुई, आपके पापा आए, चाचा आए। पापा ने निषेचन किया तो आप आए, आपका विवाह हुआ तो आपकी संतान आएगी, है ना। तो ये क्या है, वंश की गति तो है। दादा, फिर पिताजी, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, आपके वंश की गति हो रही है। तो कैसे हुई, माता पिता के लक्षण आए संतान के अंदर, दादा दादी के लक्षण आए वो आएंगे पिताजी और बुआ में, पिताजी के लक्षण मम्मी के लक्षण आएंगे आप में, आपके लक्षण जाएंगे आपकी संतान में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जा रहे हैं। कौन लेकर जा रहा है, डीएनए लेकर जा रहा है। दादा दादी का डीएनए वो आपके पिताजी के अंदर है, पिताजी का डीएनए वो आपके अंदर आया है, आपका डीएनए आपकी संतान में जाएगा। चेक भी करवा सकते हैं डीएनए को, डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होता है, अंगुली छाप तकनीक। मोबाइल का फिंगरप्रिंट तुम लोग लगाते हो, अरे कोई खोल लेगा क्या। ऐसे नहीं कि सर मेरा मोबाइल का लॉक है तो उसमें मेरा अंगूठा लगाता है वो खुल जाता है, मेरा भाई है ना कई बार वो भी खोल लेता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम दोनों का डीएनए एक है। संसार में किसी का डीएनए किसी मैच नहीं करता, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है, मोबाइल में फिंगर लॉक होता है ना, वहां पे फिंगर लॉक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नाम होते हैं। आप 3-4 फिंगर लॉक लगा लो, तीनों को ऑन कर दो, एक आपके अंगूठे से लगा दो, सेकंड आपके भाई वाले से लगा लो, अब दोनों से खुल जाएगा। तो ये क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो है, अंगुली छाप तकनीक है, अपराधी पकड़ने में काम आता है। कोई आप कहीं कांड करके आपने कब पकड़ा है तो अब उस पर भी आपके फिंगरप्रिंट है। आपका बाल भी मिल गया ना तो भी आपका डीएनए निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। निषेचन करते हैं, कोई महिला है मान लो, एक कोई बच्चा किसी को गुम हो गया, बच्चा रो रहा है, कोई दूसरी महिला ने उसको छोड़ा, थोड़ा कोई काम करने गई या कोई दुकान पे, कई बार होता है ना बेटा तो बैठ मैं अभी आ रहा हूँ, कोई एक महिला इस बच्चे को उठा के ले गई। आजकल टाबर चोर वाला सिस्टम में चल रहा है, टाबर चक लीजिए लोग, कारण है वो। अब बच्चा ले गए कोई, अब 2 महिलाएं मान लो एक बच्चे के लिए झगड़ रही है, एक तो बोल रही है ना ना ये मेरा रमेश है, दूसरी बोल रही है ना ये रमेश नहीं ये मेरा सुरेश है, मान लो ऐसे। अब लड़ रही है तो क्या होगा, फिर जब मामला कोर्ट में जाता है तब उनका डीएनए चेक होगा, उस बच्चे का डीएनए और दोनों लुगाइयों का डीएनए चेक करेंगे। जिस मादा का डीएनए उस बच्चे के साथ मैच कर गया ना वो उसको दे देगा, ले जा तेरो ये क्या है, ये भी डीएनए टेस्ट है। तो डीएनए का काम है सारा ये। तो डीएनए लेकर जाता है माता पिता के लक्षण है ना संतान में, इसको कहते हैं वंशागति। माता पिता क्या हुई, जनक पीढ़ी, हम क्या है, संतति पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना, ट्रांसफर करना, भेजना, इसका नाम वंशागति। ये लक्षण जाएंगे तभी तो वंश की गति होगी, तभी वंश चलेगा। तो माता पिता के लक्षण संतान में गए, इसका नाम वंशागति। लक्षण तो गए, साथ में कुछ क्या आई है, वंशागति तो हो गई। माता पिता लक्षण संतान में गए, उसको क्या कहे, वंशागति। प्लस में क्या आएगी, चेंजिंग भी आएगी, विभिन्नता भी आ रही है। जैसे आपके दादा है वैसे डेटोकॉपी आपके पापा है क्या, जैसे आपके पापा है वैसे डेटोकॉपी आप हो गया, जैसे हम है वैसे डेटोकॉपी हमारी संतान होगी क्या, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है ना। दादा और पापा एक जैसे होता, समझ में नहीं आता दादी को, मम्मी को नहीं समझ आता, दिक्कत है ना। तो क्या हो रहा है, लक्षण तो इधर देखो, ये लक्षण तो हमारी पीढ़ी के है ना सही बात नहीं है ये, तो लक्षण तो हमारे माता पिता के आ रहे हैं, और फिर भी क्या आ रही है, साथ में चेंजिंग भी आ रही है, आनी भी जरूरी है। लक्षण तो हमारी पीढ़ी के हमारे अंदर ही आ रहे हैं, पर कुछ चेंजिंग भी आ रही है। तो लक्षण का जानना और इस चेंजिंग का आना, इस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है, अनुवंशिकी। तो अनुवंशिकी शब्द का अर्थ क्या है, वंशागति और विभिन्नता। अब पढ़ लेते हैं वंशागति क्या है, पॉइंट बनाओ। वंशागति इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी या फिर वंशागति क्या होती है, जनक पीढ़ी यानी माता पिता के लक्षण जाएंगे संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से
संतति, संपत्ति ना लिख दियो, संतति यानी संतान। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक जो लक्षण आ रहे हैं ना माता पिता के हमारे अंदर, उनको अनुवांशिक कहते हैं। जेनेटिक है, वो जीन लेकर आ रहा है उनको, इसलिए अनुवांशिक कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का संचरण, संचरण बोल दो, भेजना बोल दो, ट्रांसफर बोल दो, एक ही बात है। अनुवांशिक लक्षणों का संचरण करना वंशागति कहलाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का संचरण करना क्या कहलाता है? बोल देगा अनुवांशिकी, है ना, विभिन्नता, वंशागति, संकरण, ऐसे कुछ नाम आ जाएंगे तो आप बोलोगे वंशागति। अरे वंशागति शब्द किसने दिया? वंशागति शब्द दिया था स्पेंसर ने। एक बंदा था जिसका नाम था स्पेंसर। वंशागति शब्द किसने दिया था? स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था वंशागति। तो माता पिता के लक्षण संतान में गए, इनका जानना तो है वंशागति, साथ में आ गई चेंजिंग, इसका नाम क्या है? विभिन्नता। विभिन्नता साथ में आ गई, पूरे का नाम क्या है? पूरे का नाम है अनुवंशिकी। ये अनुवंशिक लक्षण लेकर कौन जाता है? डीएनए लेकर जाता है। पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं अनुवंशिक लक्षणों का संचरण कौन करता है? संचरण करना तो वंशागति है, पर वंशागति क्रियाविधि को संपन्न कौन करवाता है? ये लक्षण लेकर कौन जाता है? डीएनए लेकर जाता है। आगे पढ़ेंगे डीएनए पूरा। स्पेंसर वैज्ञानिक है। वंशागति शब्द किसने दिया? हाँ, वंशागति शब्द जो है वो किसने दिया था? वंशागति तो है सिर्फ लक्षणों का जानना, लक्षण जानने के बाद में अगर विभिन्नता आएगी उन दोनों का नाम अनुवंशिकी। ठीक है, ये पादपों में होगी, जंतुओं में भी होगी। अब देखो इतिहास, देखो काम शुरू कहां से हुआ। एक बंदा था जिसका नाम था मेंडल। मेंडल जो था उसकी जीवनी पढ़ लेते थोड़ी सी। मेंडल जो था वो ऑस्ट्रिया की सिलिसिया प्रांत में पैदा हुआ था। गांव को नाम है जी, आपने गंगानगर के अंदर सुरतगढ़ आ गया, एक प्रांत है, क्षेत्र आ गया एक। ऐसे ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत है सिलिसिया, वहां की पैदावार है वो। मेंडल जो है ना वो कहां पर पैदा हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। इसका एक प्रांत है ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में पैदा हुआ था। गरीब घर का बंदर था ये, है ना। क्या किया बंदे ने? सिलिसिया प्रांत में पैदा हुआ, इसने अपनी शिक्षा जो है ना, शिक्षा, ऑस्ट्रिया के अंदर एक सिटी है, जैसे हमारे गंगानगर आ गया, जयपुर हो गई। ऑस्ट्रिया में एक सिटी है जिसका नाम है ब्रुन सिटी। ऑस्ट्रिया के ये ब्रुन शहर में इसने अपनी शिक्षा पूरी की थी। गरीब घर का बंदा था, माली परिवार से, जुल्हा परिवार से बिलोंग करता था ये, है ना। तो ब्रुन शहर में पैदा हुआ। ये किडनी के रोग से पीड़ित था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। मेंडल है वो ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में पैदा हुआ, अपनी शिक्षा ब्रुन शहर से पूरी की। किडनी के रोग से पीड़ित था इसलिए मर गया। गरीब घर का बंदा था, पढ़ा लिखा बंदा था। अपनी जीविका चलाने के लिए जो चर्च होती है ना, चर्च यानी गिरजाघर, हिंदी में कहते हैं गिरजाघर, उनके अंदर ये पादरी के पद पर काम करने लग गया। पादरी बोल दो, फादर बोल दो। मूवी वगैरह में देखेंगे सफेद सफेद चोगा सा पहन रहते हैं ऊपर से नीचे तक, है ना। एक किताब सी पढ़ते हैं 5-1 मिनट में ब्याह करा दिए। हाँ, जैसे हमारे मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, गुरुद्वारे के अंदर पाठी होते हैं, है ना, ऐसे उनके चर्च के अंदर क्या होते हैं? फादर। तो पादरी होते हैं, ये सुनते हैं फादर ये समस्या ये बताओ, उनको कहते हैं ये बात सही है क्या, ये गलत है क्या, फिर वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं करना गलत है, मतलब उसको कहते हैं पादरी। तो ये तो मेंडल का इतिहास है, जीवनी है। मेंडल ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में पैदा हुए, अपनी शिक्षा ब्रुन शहर से पूरी की, गिरजाघर में पादरी के पद पर काम करते थे, किडनी के रोग से पीड़ित था इसलिए मर गया। अब मेंडल ने जब गिरजाघर में पादरी के पद पर काम करता था तो काम करते करते उसने गिरजाघर में खाली पड़ी जमीन पर प्रयोग करना सोचा कि क्यों ना कोई प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, बेला बैठे के ना, तो प्रयोग करने के लिए उसने पौधा चुना सबसे पहला मटर। मटर पर प्रयोग किए। मटर की क्यों चुना और क्यों नहीं चुना? मटर में कुछ विशेषताएं ऐसी होती है, ठीक है।
इसलिए मटर का चयन किया। अब मटर के अलावा उसने एक और पौधे पर भी प्रयोग किए थे। यह क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ है किताब में, इसके प्रयोग देखने को मिलते नहीं, ना ही आपने कभी नाम पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि मेंडल ने मटर के अलावा अन्य किस पादप पर प्रयोग किए थे? हिरेशियम पर। हमारे नहीं होता ही, उनके क्षेत्र गए। हिरेशियम पर प्रयोग तो किए पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, हिरेशियम का प्रयोग होगा फेल, इसलिए किसी भी किताब में आपको हिरेशियम के प्रयोग नहीं मिलते। मटर के मिलते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ऐसे नाम आते हैं। मटर पर प्रयोग किए, हिरेशियम पर किए। जब ये प्रयोग किए तो उस समय यानी आज से 1857 का मतलब उधर क्रांति चल रही थी, है ना। इधर ये भाई साहब पौधों के साथ कुचर नहीं कर रहे थे। मतलब आज से 1.5 साल पहले ये बंदा हाइब्रिड निकाल रहा था। आज से 1.5 साल 2 साल पहले आपको कोई कहता है बेटी नरमो आसी, कैसा लगता कि लिया भाई बेटी नरमो होएगा ऐसी कदी की। आप कहते हाइब्रिड आएगा, आ गया हाइब्रिड, गोलीबाज करेंगे। बकवास लगी लोगों को इसकी बातें। इनके प्रयोग की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। किडनी के रोग से पीड़ित था, मर गया। मरने से पहले इसने अपने प्रयोग जर्मन की एक वार्षिक पत्रिका में संपादित करके छोड़ दिए, लिख के छोड़ दिए, है ना। जैसे आप किताब में आपने कोई नोट्स बनाए, ढंग से संभाल के रखो, कल को आप टपक जाओ तो आपका पोता पढ़ेगा कि मेरे दादू यहाँ लिख दो, ऐसे उसने वहां पे लिख के छोड़ दिया। तो लिख के छोड़ दिए। अब 19वीं शताब्दी जब आई, ह्यूगो डी ब्रिज नाम का वैज्ञानिक आया, है ना। उसने कहा कि बंदे की बात में दम है, ऐसा हो सकता है, बातें सही लिखी है बंदे ने, मरने को मर गया, बंदा बढ़िया था। तो इसने उनके मेंडल के नियमों की दोबारा खोज चालू कर दी, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और नाम दिया मेंडलवाद का। तब सिद्ध हो गया कि ऐसा होता है। तब मरने के बाद इसको उपाधि मिली सर की, इसलिए इसका नाम पड़ा सर ग्रेगर जॉन मेंडल, और उसे कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिक के पिता की संज्ञा दे दी गई, किसी के देन है तो यही फादर है इसका। ठीक है, मरने के बाद इसको उपाधि मिली थी। ठीक है, अब रही बात, ये प्रयोग मरने से पहले दबकर रहेगा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेंडल के विरुद्ध यहां पर एक बंदा काम कर रहा था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। यह भी खतरनाक बंदा था, इसकी टक्कर का आदमी था ये। मेंडल भी तगड़ा बंदा था माइंडेड, ये भी तगड़ा बंदा माइंडेड था। चार्ल्स डार्विन ने उस समय किताब लिखी, किताब का नाम था जीवों की उत्पत्ति। ये बताना चाह रहा था कि जीव कैसे उत्पन्न हुए थे। तो पेपर पूछ लेते हैं कि पुस्तक जीवों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। डार्विन ने यह बताना चाहा लोगों को कि जीव कैसे उत्पन्न हुए। तो पूरी जनता का रुझान चला गया डार्विन की तरफ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, जीव कैसे उत्पन्न हुए, यार थ्योरी तो बढ़िया है। सारी जनता का रुझान चला गया डार्विन की तरफ। मेंडल के प्रयोग वहीं पर दबकर रह गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन था? चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो लोगों का ध्यान इधर गया, इसलिए ये प्रयोग यहां पर दबकर रह गए। फिर मरने के बाद उनको प्रकाशित किया गया था। ये तो इनकी थ्योरी, इतिहास है। समझ में आई बात? आपने पढ़ेंगे आधुनिक अनुवंशिकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये थ्योरी थी, कल टॉपिक शुरू करेंगे। मिलते ब्रेक के बाद। जय हिंद।